आज का हमारा टॉपिक है मेनिंजाइटिस। तो आज हम पढ़ाएंगे मेनिंजाइटिस क्या होता है, इसके कॉज क्या होते हैं, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं, अगर ये प्रोग्रेस कैसे करती है, तो इस सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केयरफुली रीड करें और क्लियरली राइट भी करें नोट्स। सी ऑन। सबसे पहले हम डेफिनेशंस की बात करते हैं। इसकी डेफिनेशंस क्या होती है। मेनिंजाइटिस क्या होती है। मेनिंजाइटिस एक नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो लेयर कवर करती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को अफेक्ट करती है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। मेनिंजाइटिस इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ कवरिंग लेयर ऑफ ब्रेन। इसमें क्या होता है, मेनिंजाइटिस एक इन्फ्लामेशन है जो कि ब्रेन ऑफ और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग लेयर को अफेक्ट करता है, जो कि कॉज होता है वायरस, बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो मेनिंजाइटिस कॉज करता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगी अच्छे से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉज की। तो इसके कॉज क्या होते हैं। तो नॉर्मली कॉज की बात करते हैं तो कॉज कोई भी हो सकता है, जैसे ओटाइटिस मीडिया हो गया, हमारा हेमरेज हो गया ब्रेन, और कोई भी ट्रॉमा हो गया एक्सीडेंटल, और जैसे वायरस में हो गया, वायरस वायरस में जैसे वायरस आते हैं, एडिनो वायरस हो गया, HIV वायरस हो गया। और नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया में इन्फ्लुएंजा हो गया, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा होता है ना, वो कॉज करता है इसको। तो बहुत सारे वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो कॉज करते हैं। तो कॉज नोट डाउन करते हैं, फिर आप नोट कर लीजिएगा।
तो ये कुछ कॉज हैं जो मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं। जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एक वायरस होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है मेनिंजाइटिस कॉज करने के लिए। दूसरा ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया मिडिल ईयर का इन्फ्लामेशन होता है जो कि मेनिंजाइटिस कॉज करता है। तीसरा लंबर पंचर, अब लंबर पंचर तो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू करते हैं सीएसएफ के एग्जामिनेशन के लिए। अगर सीएसएफ के एग्जामिनेशन में अगर अनहाइजीनिकनेस होगी तो उससे भी मेनिंजाइटिस हो सकती है। नेक्स्ट है अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, तो कोई भी अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ वो भी मेनिंजाइटिस कॉज करेगा। नेक्स्ट है एडिनोवायरस, एडिनोवायरस होता है वो भी रेस्पॉन्सिबल होता है एचआईवी। एचआईवी क्या करता है, इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है, इम्यूनिटी को सप्रेस करेगा तो कोई भी इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन आसानी से कॉज हो जाएगा। नेक्स्ट ट्यूबरकुलर वैसिलाई, तो ट्यूबरकुलर वैसिलाई क्या करता है, इससे जो मेनिंजाइटिस होती है वो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस बोलते हैं इसको। तो ये कुछ कॉज है उसके, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। तो आपने कौन नोट डाउन कर लिया, इसे भी रब कर देते हैं, फिर क्लिनिकल मैजिस्ट्रेट पर रन करते हैं। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स वो चीज़ होती है जिसके थ्रू हमें डिसीज का पता चलता है कि डिसीज हमारे बॉडी में एंटर कर गई है या फिर कॉज हो गई है। तो जो दिखाई देते हैं हमें साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। जैसे कुछ साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे, जैसे इसका फोटोफोबिया हो गया, हेडेक हो गया, फीवर हो गया। तो मोस्ट साइन एंड सिम्टम्स के दो होते हैं, एक होता है ब्रूड जिनस्किन साइन, एक होता है कर्निंग साइन। अब कर्निंग साइन और ब्रूड जिनस्किन साइन मोस्टली बहुत ही कम लोग बता पाते हैं कि इनमें डिफरेंस कैसा होता है, बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें लोग। तो आज डिटेल में बता देते हैं कर्निंग साइन और ब्रूड जिनस्किन साइन होता क्या है। तो पहले बात करते हैं कर्निंग साइन की। तो कर्निंग साइन क्या होता है, जब कोई पेशेंट, जब कोई पेशेंट, ये पेशेंट है सीधा लेटा हुआ है, इसके कर्निंग साइन क्या होता है, जब कोई पेशेंट सीधा लेट गया सुपाइन पोजीशन में, जब वो अपने पैर को फ्लैक्स करेगा, अब ये पैर उसके सीधे हैं तो अब ये पैर उसको फ्लैक्स करेगा ऐसे करके, ये उसके पैर फ्लैक्स हो गए, ठीक है। पैर को फ्लैक्स करेगा तो क्या होगा, जो पैर को फ्लैक्स करेगा ना, जब वो पैर एक्सटेंड करेगा फ्लैक्स करने के बाद तो उसके पैरों में क्या होगा, दर्द होगा, वो एक्सटेंड नहीं कर पाएगा। और ब्रूड जिनस्किन साइन में क्या होता है, ब्रूड जिनस्किन साइन में जब पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ होता है तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटा है तो वो गर्दन को अपनी फ्लेक्स करेगा चेस्ट की तरफ और नीज को फ्लेक्स करेगा। तो क्या होगा, जब गर्दन को फ्लेक्स करता है ना तो उसके नीज भी फ्लेक्स होते हैं। और जब और एक और होता है इसमें, जब एक पैर उठाएगा तो दूसरा पैर
साथ ही उठता है उसका, मतलब एक पैर अपवर्ड करे मूव करेगा तो नेक्स्ट पैर उसका अपवर्ड मूव करेगा, और जब वो गर्दन फ्लेक्स करता है तो उसकी बैक भी अपवर्ड मूव होती है उसकी पेशेंट की। तो इसे बोलते हैं कर्निंग साइन एंड ब्रूजिंस्किन साइन। तो ये दो साइन होते हैं उसकी, बताए थे डेफिनेशन। दूसरा ब्रूजिंस्किन साइन। दूसरा होगा ब्रूजिंस्किन साइन। अब नेक्स्ट है, ये दो मोस्ट कॉमन होते हैं। अब इसके बाद तो नॉर्मली जैसे कि हेडेक हुआ, फीवर हुआ, फोटोफोबिया। फोटोफोबिया इसमें मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। नेक्स्ट होगा नक्कर रिजिडिटी। तो ये कुछ साइन है इसके, जैसे ब्रूजिंस्किन बता दिया आपको, कर्निंग बता दिया आपको, हेडेक क्या होता है, हेडेक आप जानते हैं सर दर्द होता है, फीवर जानते हैं, या फीवर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। फोटोफोबिया, फोटोफोबिया में क्या होता है, फोटोफोबिया में ना जो पेशेंट होता है जिसको मेनिंजाइटिस होती है, उसको जो लाइट से होता है डर लगता है, फियर लगता है, वो दूर भागता है लाइट से, उसे इरिटेशन होती है। इनकी आईसीपी, इनकी आईसीपी में क्या होता है, आईसीपी जो इंटरक्रेनियल प्रेशर होता है हमारी ब्रेन में, वेंटिकल्स में जो फ्लूइड पाया था उसका प्रेशर बढ़ जाता है। नक्कर जो नक्कर होता है रिजिडिटी हो जाती है, उसमें अकड़न हो जाती है, जकड़ जैसे जकड़न हो जाती है, कोई जकड़ लेता है वैसे, टाइटनेस बहुत ज़्यादा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की। तो हम नेक्स्ट इसके टाइप्स पे आते हैं। इसके कुछ टाइप हैं, जैसे कि फर्स्ट है सेप्टिक। सेप्टिक मेनिंजाइटिस क्या होता है, जो मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया द्वारा, कौन सी, जो मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया द्वारा कॉज होती है उसे बोलते हैं सेप्टिक मेनिंजाइटिस। जैसे कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं इसे कॉज करने में, जैसे कि, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द मेनिंजाइटिस which is
द meningitis which is caused by bacteria called septic meningitis. जो meningitis बैक्टीरिया द्वारा कॉज होती है उसे सेप्टिक मेनिंजाइटिस कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया कौन से इन्वॉल्व होते हैं, एग्जांपल बैक्टीरिया हैं जो मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं। तो नेक्स्ट सेकंड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट सेकंड मेनिंजाइटिस होती है असेप्टिक। नेक्स्ट मेनिंजाइटिस है असेप्टिक। अब इसमें क्या होता है, असेप्टिक में सेप्टिक क्या थी जो बैक्टीरिया द्वारा कॉज हो रही थी, असेप्टिक क्या होती है जो वायरस द्वारा कॉज होती है, उसे बोलते हैं असेप्टिक मेनिंजाइटिस। तो कुछ चेंज नहीं करना है यहाँ पे, हमें बैक्टीरिया की जगह वायरस कर देना है बस, और इसमें जो बैक्टीरिया के नाम है वो वायरस के नाम लिखने हैं बस, और कोई चेंजिंग इसमें करनी नहीं है। तो बिल्कुल इजी डेफिनेशन है, आसानी से समझ में आ सकते हैं, कोई टफ कंटेंट नहीं है इसका इतना। द मेनिंजाइटिस व्हिच इज कॉज्ड बाय वायरस कॉल्ड सेप्टिक। अब यहाँ पे भी हमें असेप्टिक करनी पड़ेगी क्योंकि सेप्टिक है तो बैक्टीरिया द्वारा, असेप्टिक है तो वायरस द्वारा हो रही है। तो द मेनिंजाइटिस व्हिच इज कॉज्ड बाय वायरस कॉल्ड सेप्टिक मेनिंजाइटिस। तो जैसे एंटीनोवायरस हो गया, एचआईवी वायरस हो गया, और इसके बारे में बताया भी था। एचआईवी वायरस क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है। इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, इन्फेक्शन जल्दी गेट होगा, इन्फेक्शन कोई भी इन्फेक्शन से जल्दी गेट होगा, तो उससे कोई भी इन्फ्लेमेशन या कोई भी डिसीज तो कॉज होएगी ना, तो इससे असेप्टिक मेनिंजाइटिस वायरस द्वारा कॉज होती है। तो नेक्स्ट हमारी होती है, से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट हमारी तीसरी मेनिंजाइटिस है, इसका टाइप है ट्यूबरकल मेनिंजाइटिस। ट्यूबरकल मेनिंजाइटिस मैंने तुम्हें बताया था, जो मेनिंजाइटिस कौन सी, जो मेनिंजाइटिस ट्यूबरकुलर बैसिलाई होता है उसके द्वारा कॉज होती है, उसे होते हैं ट्यूबरकल मेनिंजाइटिस। तो इसकी डेफिनेशन है, द मेनिंजाइटिस तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस कौन सी होती है, जो ट्यूबरकुलाई द्वारा कॉज होती है उसे बोलते हैं ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। तो हमारी नेक्स्ट मेनिंजाइटिस है, और इसका टाइप्स है फंगल मेनिंजाइटिस।
अब फंगल मेनिंजाइटिस कौन सी होती है? फंगल मेनिंजाइटिस में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया कॉज करता है ना वायरस का होता है, जो फंगस होता है, जो हमारा फंगस होता है वो कॉज करता है फंगल मेनिंजाइटिस। तो डेफिनेशन सेम रहेगी, बस ट्यूबरकुलोस बैसिलाई की जगह फंगस का नाम है, और ये कॉज होती है किसके द्वारा? फंगस के द्वारा। तो एग्जांपल देखते हैं फंगस कौन सा होता है। क्रिप्टोकोकल हिस्टोप्लाज्मा। तो क्रिप्टोकोकल हिस्टोप्लाज्मा होता है, एक फंगस होता है जो मेनिंजाइट फंगल मेनिंजाइटिस कॉज करता है। और हमारी नेक्स्ट मेनिंजाइटिस है नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है इसका, फिफ्थ। नेक्स्ट है कार्सिनोमेटस मेनिंजाइटिस। कार्सिनोमेटस मेनिंजाइटिस क्या होती है? जो मेनिंजाइटिस कार्सिनोजन द्वारा कॉज होती है, जो मेनिंजाइटिस कार्सिनोजन कॉज करते हैं उसे बोलते हैं कार्सिनोमेटस मेनिंजाइटिस। तो ये नोट डाउन करते हैं। कार्सिनोमेटस मेनिंजाइटिस क्या होती है? इसको इसका रीजन होता है कार्सिनोजन और कैंसर रिलेटेड एजेंट। एक ही चीज होती है कार्सिनोजन जो कैंसर कॉज करते हैं, और कैंसर रिलेटेड एजेंट वो भी कैंसर ही कॉज करते हैं। तो ये टाइप होता है मेनिंजाइटिस का कार्सिनोमेटस, ये कार्सिनोजन द्वारा कॉज होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट। इसके हमने इसका डेफिनेशन देख लिया, कॉज देख लिए, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी देख लिए, और नेक्स्ट हमने टाइप्स भी देख लिए इसके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की। तो हमारे डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन है। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन क्या होते हैं? जिसके द्वारा हम डिसीज को पता करते हैं।
जैसे कोई टेस्ट हुआ हमारे, जैसे हिस्ट्री कलेक्ट, सबसे पहले हम करेंगे हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट की। तो हिस्ट्री में उसका नाम पूछेंगे, एज वगैरह, ये सब बायोग्राफिकल डाटा होता है, इसको डेमोग्राफिकल डाटा दोनों पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में जैसे मेथड होते हैं, 4 मेथड, ऑस्कल्टेशन, परकशन, ये सारे ऑब्जर्वेशन, इसमें उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद उसका ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट में हम क्या देखेंगे, उसका जो सेल्स होती है, जो WBC वगैरह इनक्रीज पाई जाती है, तो ब्लड टेस्ट में पता चल जाता है कोई इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हुआ होता है। तो CSF एग्जामिनेशन भी मेन एग्जामिनेशन है, इसके दौरान पता कर सकते हैं। CSF क्या हो, CSF तो स्पाइन कॉर्ड में पाया था ना, लंबर पंचर के द्वारा होता है, तो उसको CSF को एग्जामिन करके हम उसको पता कर सकते हैं इसको कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं फैला। नेक्स्ट तो CT स्कैन के द्वारा भी पता कर सकते हो, और MRI के द्वारा भी। तो ये डायग्नोस्टिक एवल्यूशन हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे हम नेक्स्ट। इसकी पैथोफिजियोलॉजी होगी, अब पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। पैथोफिजियोलॉजी के दौरान पैथोफिजियोलॉजी हम देखते हैं कि डिसीज कैसे प्रोग्रेस कर रही है, कैसे एक स्टेप से दूसरी स्टेप तक पहुंच रही है, कैसे कॉज होती है, उसे बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है इसकी। अब कोई भी पैथोफिजियोलॉजी से किसी भी डिसीज की हम शुरुआत करते हैं किसी भी कॉज से, तो हम पहले देखेंगे फर्स्ट स्टेप में तो हम बात कर रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी इसकी, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, किसी भी कारण के कारण, कोई भी रीजन हो सकता है इसका, कोई भी कॉज हो सकता है, कोई भी इटियोलॉजी हो सकती है, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी कॉज होगा उसका ऑर्गेनिज्म एंटर टू ब्लड। अब किसी भी कारण का कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट वगैरह हमारे ब्लड में एंटर करेगा, और ब्लड में एंटर करने के बाद अब वो ब्लड में एंटर करेगा, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेगा, स्प्रेड होगा, तो क्या होगा, सेप्टिसीमिया एंड वायरेमिया। जब ब्लड में बैक्टीरिया कोई पहुंच जाएगा, ब्लड में बैक्टीरिया पहुंच जाता है, उसे बोलते हैं सेप्टिसीमिया। तो सेप्टिसीमिया सीवियर इन्फेक्शन ऑफ ब्लड। तो ब्लड में क्या करेगा, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। उसके बाद जब ब्लड में इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन हो जाए तो ब्लड क्या करता है, मेनिस को भी जाता है, मतलब ब्लड मेनिस में जाएगा। जब इन्फेक्टेड ब्लड और इन्फ्लामेशन तो हो जाएगा ना मेनिस में, तो जैसे ही मेनिस का इन्फ्लामेशन होगा, वैसे ही क्या होगा, जब ब्लड किसके थ्रू जाएगा, वेसल्स के थ्रू। तो वेसल्स के थ्रू जब कोई इन्फेक्टेड पार्टिकल ब्लड जाएगा, उसमें पार्टिकल्स जाएंगे, फॉरेन पार्टिकल, तो क्या हो जाएगा, वस्कुलाइटिस हो जाएगी, थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, और जो सेरिब्रल हमारा जो ब्रेन का पार्ट होता है, उसके लिए ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब किसी भी पार्ट के लिए ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, जब एक सेल है, ठीक है, पर्टिकुलर सेल ले लेते हैं, तो एक सेल है, इसके लिए ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया, ब्लड कम जा रहा है इसके लिए, तो ये सेल क्या होगी, धीरे धीरे इसमें न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचेगा, धीरे धीरे नेक्रोसिस हो जाएगी, डेथ होने लग जाएगी इसकी। तो उससे क्या होगा, इससे पस डिस्चार्ज होगा। तो क्या होगा, पस डिस्चार्ज, प्रूलेंट पस डिस्चार्ज होगा इससे किसी भी सेल से। तो ऐसा ही यहाँ पे होगा, प्रूलेंट एक्सुडेट स्प्रेड टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब जब वास्कुलाइटिस हो जाएगी, तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, तो सेल्स तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो क्या होगा, प्रूलेंट एक्सुडेट, मतलब जो पस फॉर्मेशन हो जाता है ना, वो स्प्रेड हो जाएगा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के लिए। और जब पस फॉर्मेशन ही हो जाएगा, तो उसके बाद साइनस सिम्टम्स मेनिंजाइटिस के दिखाई देने लगेंगे, हाँ मेनिंजाइटिस हो गई है। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी अगर समझ में आई हो तो बताना, दोबारा बता देंगे हम। अब नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है आपको।
और नेक्स्ट मूव करते हैं इसकी फिनिशिंग की तरफ। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की। तो इसका मैनेजमेंट क्या होगा, सबसे पहले हम एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स क्या करती है, उसको जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, ग्रोथ को रोकती हैं, तो एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटी कन्वर्जेंट देंगे। अब ब्रेन की प्रॉब्लम है तो ब्रेन की प्रॉब्लम में कन्वर्जेंट तो उसे आएंगे ना, तो सीजर के चांसेस रह सकते हैं, इसलिए एंटी कन्वर्जेंट प्रोवाइड कराएंगे। एंटी कन्वर्जेंट के बाद एंटीपायरेटिक, उसके फीवर भी है तो एंटीपायरेटिक भी देंगे। नेक्स्ट हम एनाल्जेसिक देंगे, उसे हेडेक भी हो रहा है तो उसे एनाल्जेसिक भी प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट एंटीवायरल, एंटीवायरल जो वायरल इन्फेक्शन है उसको रोकने के लिए एंटीवायरल ड्रग देंगे। और हम नेक्स्ट मूव करेंगे इसकी तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन की। तो जो मेनिंजाइटिस हो जाएगी उसके बाद हमें अगर उसे कंट्रोल नहीं किया जाएगा, उसे ट्रीट नहीं किया जाएगा, तो उसके बाद हमें कौन सी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। तो कोमा में जा सकते हैं हम, अगर मेनिंजाइटिस को ट्रीट नहीं करेंगे हमारी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ब्रेन की प्रॉब्लम है तो डेथ तो हो ही जाएगी। कोमा भी जा सकते हैं। आईसीपी इंक्रीज होगा, हमारा इंटरक्रेनियल प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। और जो हमारे सेरिब्रल की जो नर्व होती है वो डिसफंक्शन करेंगे, वो फंक्शन नहीं करेंगे प्रॉपरली, उनमें प्रॉब्लम आएगी। तो ये कॉम्प्लिकेशन था। थैंक यू गाइस, आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।